नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल करने की श्रृंखला में आज हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 7वीं अध्याय 5। अध्याय 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अभी तक हम 4 अध्याय को पूरा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 7वीं 8th ग्रेड को देख सकते हैं। उसमें सभी अध्यायों को हमने लगाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नोत्तरों का हल। सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर और ऊपर लिखा है घटना को पढ़ें, जो आपके अनुमान से परिवर्तन हुआ है उसके सामने सही का निशान लगाओ, यदि नहीं तो कट का निशान, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम भौतिक परिवर्तन के सामने सही का निशान लगा देंगे और रासायनिक में कट का निशान लगा देंगे। बर्फ़ का पिघलना, ये भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ये जो जहाँ पे खाली जगह छूटी हुई है रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन में, वहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगा देना। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे से छोटे छोटे टुकड़े करना एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वेनीकरण, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या यसदलेपन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेव का खुला रखने पर लाल हो जाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना भी रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये थे कुछ परिवर्तनों के उदाहरण, जिसको हमें देख करके उसके सामने सही का निशान लगाना है। नीचे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, या जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे प्रश्न क्रमांक 1 है सेव, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है। सेव, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि नया पदार्थ भी बनता है और ये नया पदार्थ कैसे बनता है, ये सेव, बैगन, आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ए, बी, सी तीनों सही हैं। दूसरा है यहाँ पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजेशन। तीसरा प्रश्न है बहुविकल्प का, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु है कौन सी है? ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील। ये जो वाइट कलर के चमकदार स्टील के जो बर्तन होते हैं या कोई भी वस्तु होती है, वो वास्तव में लोहे के ऊपर एक कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज की परत को चढ़ाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती। जैसे आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल होता है, चमकदार होता है। गाड़ी के जो शॉकर होते हैं वो चमकदार होते हैं। हमारे घरों के बर्तन होते हैं वो भी चमकदार होते हैं। तो ये एक प्रकार का स्टेनलेस स्टील होता है जो मिश्र धातु से मिलाकर बनाया जाता है। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश मिलकर के एक नया पदार्थ बना लेते हैं, और जहाँ भी हमने देखा है कि नया पदार्थ बनता है परिवर्तन के फलस्वरूप, वहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन होता है।
तो चौथे वाले बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। पाँचवा है, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है, तो वह कौन सी परत है? हम सभी जानते हैं ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्रिया करके और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, तो पराबैंगनी किरणें जो है वो नष्ट हो जाती हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब आते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ऊपर 5 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे 5 खाली स्थान प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से एक एक ऑप्शन को उठा करके इनमें भरना है। सबसे पहला है, ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। चूँकि ध्वनि का उत्पन्न होना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन इसलिए बताया गया है क्योंकि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। वैसे यदि ध्वनि का हम संचरण की बात करें तो वो एक भौतिक परिवर्तन में आता है, परंतु यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस संदर्भ में लिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेज प्रकाश की चमक दिखाई देती है जो हमारी आंखों को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए हमें उसको मैग्नीशियम के रिबन को जलते हुए लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए। तीसरा है, लकड़ी के गट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। चौथा है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। यदि आपको राइटिंग समझ में ना आए तो हमने ऊपर ऑप्शन के ऊपर नंबर भी डाल रखे हैं, तो आप उनको देख करके इनको भर लेंगे। पाँचवा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की आवश्यकता अनिवार्य है या दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो पाँचवें का हो जाएगा ऑक्सीजन एवं जल। अब आ जाते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला है, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर श्वेत या सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखाई देता है और इसके जलने पर नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक तेज चमक के साथ जलता है और नीचे अवशेष के रूप में एक भस्म जैसी बचती है, वो एक प्रकार का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तीसरा प्रश्न है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और PVC के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम देखते हैं जब भी हम अधिकांश जो पानी के पाइप होते हैं या नलों की हम फिटिंग करवाते हैं तो उसमें हम PVC या जिसको हम प्लास्टिक के पाइप बोलते हैं उनका उपयोग करते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए PVC के पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि उनमें जंग नहीं लगती है। तो ये था अति लघुत्तरीय के तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, बूझो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो हमें यहाँ पर बताना है कि चूने के पानी में यदि हम स्ट्रॉ जानते हो, जो हम फ्रूटी वगैरह लेते हैं उसमें जो एक पाइप आता है पीने के लिए, हम उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, की सहायता से यदि हम चूने के पानी में अपनी सांस को छोड़ेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर होगा, चूने के पानी में से मुँह की हवा गुजरने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ क्रिया करके
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जब भी हम अपनी मुंह की हवा को चूने के पानी के अंदर से छोड़ते हैं तो हमारी जो सांस बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, और जो पानी का रंग है वो सफ़ेद दूधिया हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो हम निम्न कारणों से कह सकते हैं। उत्तर होगा, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, गंध में परिवर्तन होता है, दूसरा रंग में परिवर्तन होता है, और तीसरा एक गैस बनती है। यहाँ पर हमने गैस का नाम नहीं लिखा है क्योंकि एक एथिलीन गैस बनती है जब भी फल पकते हैं। तो ये 3 कारण हो जाएंगे जिससे हम कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 6 है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए इनमें से इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसका हो जाएगा, पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि भाप ठंडी होने पर वापस पानी में बदल जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जो भी पदार्थ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है वहाँ पर एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7, किसी कागज़ को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है लेकिन कागज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बताना है कि कागज़ को यदि हम टुकड़े करते हैं तो एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु जला देते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कागज़ के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कागज़ की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि कागज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ राख बनता है और गैस तथा ऊष्मा निकलती है। अब है प्रश्न क्रमांक 8, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम खींच लेंगे, एक में लिखेंगे हेडिंग भौतिक परिवर्तन और दूसरे में रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे नंबर 1, इसमें पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें पदार्थ की गंध, रंग व रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। दूसरा लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम कागज़ को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, टुकड़े कर देंगे तो कागज़ ही रहेगा, परंतु यदि हम उसको जला देंगे तो फिर वो कागज़ नहीं रहेगा, वो एक भस्म में बदल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो मूल प्रकृति है वो नहीं बदलती है, सिर्फ उसकी साइज, आकार या रंग बदल सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसकी मूल प्रकृति बदल जाती है। अब है प्रश्न क्रमांक 9, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया होने से एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, जिसके कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि विलयन, जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसमें यदि हम लोहे की कील डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन लोहे की कील के साथ रिएक्शन करता है और एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, जिससे उस विलयन का रंग नीले की जगह हरा हो जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, ऊष्मा, प्रकाश या अन्य किसी विकिरण का निकलना या अवशोषित होना। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना।
तीसरा रंग व गंध में परिवर्तन होना। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें उत्पाद बनने के अलावा ये घटनाएं हो सकती हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 11। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म या पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर वह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में एक नया पदार्थ बनाता है। ये श्वेत भस्म या पाउडर की तरह दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम को फीते को जो जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और श्वेत पाउडर में बदल जाता है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। अब आ जाते हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 12 के 2 पार्ट हैं। पहले हम देखेंगे प्रश्न भाग आ। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जब लोहा ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में रहता है और उस पर नमी होती है तो वह अभिक्रिया करके नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसे ही जंग लगना कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसका समीकरण हो जाएगा, ध्यान रखना है इस समीकरण को एक ही लाइन में लिखना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले हो जाएगा लोहा, जिसको हम Fe बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं तो नीचे ब्रैकेट में O2 लिख देंगे, प्लस जल या वाष्प और इसको हम बोलते हैं H2O, तो नीचे कोष्ठक में H2O लिख देंगे। एरो का ध्यान रहे इसी तरह से लगाना है। इसके बाद आ जाएगा जंग, या हम इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 के बा भाग पर। रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी या आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। हम जानते हैं कि वायु में आर्द्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी तो जंग जल्दी लगती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, मौसम शुष्क होता है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में बहुत चिपचिपाहट होती है, आर्द्रता बहुत रहती है, और जितनी ज़्यादा आर्द्रता रहेगी वायु में, लोहे में जंग उतनी जल्दी लगेगी। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। अब है प्रश्न क्रमांक 13। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म करें, जब यह उबलने लगे तो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाएं। जब तक मिलाएं जब तक घोलना संभव ना हो। अब फिल्टर पेपर से छानकर ठंडा होने रख दीजिए। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि एक बीकर में हम पानी ले लेते हैं, 1 कप पानी, और उसमें कुछ बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देंगे। फिर उसको हम उबालना शुरू करेंगे। जैसे ही वो उबलने लगता है तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट को मिलाते जाएंगे। जब तक मिलाते जाएंगे तब तक उसमें घुलना बंद ना हो जाए, और फिर उसके लिए हम कुछ समय के लिए बिना हिलाए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद उसमें
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 14। लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो इसका उत्तर है लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वस्तुओं पर पेंट करना अथवा ग्रीज की परत चढ़ाना चाहिए। दूसरा, लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। इस प्रक्रिया को यस्द लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो हम इस तरीके के कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है। तो साथियों, ये थे हमारे अध्याय 5 के 8 ग्रेड विज्ञान कक्षा 7वीं के प्रश्नोत्तरों का हल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम जल्दी ही वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।